हेलो। फिर से मैं लेकर आ गई हूँ एक लड़की थी अनजानी का एपिसोड 2। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रेयांसी ने जब देखा सामने तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके सामने कनिका बेहोश पड़ी हुई थी और कनिका बेड से नीचे भी गिरी हुई थी। उसकी ये हालत देखकर श्रेयांसी भागते हुए उसके पास जाती है और तुरंत उसे उठाकर उसके हाथ पैर को रब करने लगती है। उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। वो तुरंत उसे ऊपर लिटा करके चादर उठा करके उसे हीटर की गर्म हवा देने लगती है। कुछ टाइम के बाद कनिका को होश आ जाता है। कनिका जब को होश आता है तो वो रोते हुए कहती है कि अगर आज तुम ना होती श्रेयांसी तो मेरा क्या होता। तभी कनिका कहती क्या होता, कुछ नहीं होता, आप परेशान मत हो, ठीक है। अब तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और ये लो फटाफट, मैंने दवाइयाँ लाई हैं तुम्हारे लिए, इसको खाओ, ठीक हो जाओगी। दवाइयों को इनकार करते हुए कनिका कहती है नहीं, बिना डॉक्टर के परमिशन के दवाइयाँ नहीं ले सकती। श्रेयांसी कहती है क्यों, मैं मेडिकल स्टोर से ही दवाइयाँ लेकर आई हूँ, ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगी, क्यों परेशान हो। कनिका चुपचाप एक जगह पर लेटी हुई थी और वो कुछ बोल नहीं रही थी। तभी वो कहती क्या बात है, रुको मैं गर्म पानी करके लाती हूँ, कोल्ड की दवाई है तो तुम्हें गर्म पानी से लेनी चाहिए। मैं गर्म पानी करके आती हूँ और मैं तुम्हें फिर से ये दवाइयाँ देती हूँ। कनिका उस दवाइयों की तरफ देखते हुए कहती है तुम समझो श्रेयांसी, मैं ये दवा नहीं खा सकती। इस दवा को खाने का मतलब है कि मेरे पेट में मेरे बच्चे का नाम सुनते ही श्रेयांसी की आंखें फटी की फटी रह गई। श्रेयांसी ने बोला क्या, तुम्हारे पेट में बच्चा, ह्यूमन प्रेग्नेंट, तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम कितने महीनों की प्रेग्नेंट हो। तभी कनिका कहती हैं 3 मंथ। तुम 3 महीनों से प्रेग्नेंट हो और तुमने मुझे पता भी नहीं चलने दिया कि तुम्हें जो मॉर्निंग वीकनेस हो रही थी, मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। और तुमने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। हम एक रूम में रहते हैं, हम एक रूम पार्टनर के साथ साथ बहनें भी हैं, लेकिन तुमने मुझे उस लायक समझा ही नहीं। श्रेयांसी गुस्से में कनिका से बात ना करते हुए मुंह फेर कर बैठ जाती है। कनिका श्रेयांसी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है सॉरी, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा तू क्या रिएक्ट करेगी मेरे बारे में जानकर। तभी वो कहती है कि अच्छा ठीक है, चल मैं तुझे माफ़ कर देती हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुझे इस दवाइयों से एलर्जी होगी तो मैं तेरे लिए उस तरह की दवाइयाँ ले आती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पट्टी और पानी रख देती हूँ। हम सुबह ही डॉक्टर एक गायनोलॉजिस्ट से मिलेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। तो तू क्या कह रही है, क्या तू इस बच्चे को रखेगी? और ये बता इस बच्चे का डैड कौन है। डैड का नाम सुनते ही कनिका के हाथ पैर काँपने लगते हैं डर के मारे। वो कहती है बता कनिका क्या हुआ, कौन है इस छोटू मोटू का, कौन है, बता जल्दी से मुझे, इसके पापा कौन है। कनिका एक कोने में अपना सर टिकाकर आंखों से आंसू बहाते हुए कहती है मैं क्या बताऊं यार उसके बारे में। वो है तो बहुत अच्छा, लेकिन जिसकी संगति में वो रहता है ना, वो आदमी ठीक नहीं है। उस आदमी का नाम सुन के वो कहती है कौन सा आदमी ठीक नहीं, तो मुझे सच सच पूरी बात बताएगी, ठीक है, वरना मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। तभी कनिका बताती है कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर यहाँ पर हमारे कज़िन रहते हैं और हमारे कज़िन का ही वो दोस्त है। मैं हमेशा अपने कज़िन के यहाँ जाती रहती हूँ, लेकिन उसी दौरान ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी। तो वो कहती है कज़िन रहते हैं तुम्हारे, फिर जब तुम्हारे कज़िन यहाँ रहते हैं तो तुमने आज तक हमसे बताया क्यों नहीं, तो फिर तुम यहाँ पर रूम लेकर क्यों रहती हो। तभी वो कहती हैं कि तुझे पता है जो वो चोपड़ास का बंगलो है ना, वो मेरे कज़िन का है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि गरीबी और अमीरी में कितना फ़र्क होता है। जब लोग अमीर होते हैं ना तो वो गरीबों को नहीं पूछते। बस वहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम तन्नू है, वो मेरी कज़िन है, बस वही मुझे बहुत ज़्यादा मानती है, उसी की वजह से मैं वहाँ जाती हूँ और वही मुझे बुलाती है। बाकी जो हमारी चाची जी हैं, हमारी बड़ी ताई जी हैं, वो मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करती। मैं जाती हूँ तो वो बस मुँह बना करके इधर उधर देखती हैं और कहती बेटा आई हो तो खाना खा कर के जाना, ठीक है। तभी श्रेयांसी कहती ओह, तभी तुम कभी कभी कहती हो कि मैं खाना खा कर आई हूँ, वरना मैं यही सोचती हूँ कि तुम्हारा पेट कैसे भर जाता है। चलो कोई बात नहीं।
तो बताओ अब क्या करना है आगे। वो कहती हैं कि देख मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं वहाँ तो नहीं जा सकती, लेकिन तुम्हें चोपड़ास के बंगलो जाना होगा और वहाँ जाकर तुम्हें तनु से मिलना होगा और तनु से मेरी सारी कंडीशन बतानी होगी और वो जा कर के राघव से बात करेगी। राघव का नाम सुनते ही कहती है कौन राघव? तभी वो कहती है अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए कहती है इसके डैड। वो कहती है ठीक है मैं जाऊँगी, तेरे लिए मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी, ठीक है? अच्छा चल ठीक है, अब तुम आराम कर। सुबह की किरणें श्रेयांशी के चेहरे पर साफ साफ फैल रही थी। सूर्य की किरणें उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देर रात तक जागते हुए श्रेयांशी का अब भी सोने का मन कर रहा था। श्रेयांशी उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुनिका की आंखें खुली की खुली ही थी, क्योंकि कुनिका रात भर नहीं सोई थी। कुनिका को जगह देखकर श्रेयांशी की एक आंखें खुलती हैं। वो कहती हैं मुझे पता है तेरी रात भर तुझे नींद नहीं आई होगी ना, कोई बात नहीं, अब मुझे थोड़ी देर सो लेने दे, वैसे भी आज संडे है तो आज मैं तेरे लिए वहाँ जाऊँगी। कनिका कहती है ठीक है थोड़ी देर सो ले, उसके बाद तुझे याद है ना तुझे आज क्या करना है। इतनी सारी बातें करते हुए वो कहती है जब तू सारी बातें अभी कर ही ले रही है तो फिर मैं सोऊंगी कैसे, ले उठ जाती हूँ ठीक है। इतना कहकर श्रेयांशी उठ जाती है और वो फटाफट वॉशरूम की ओर जाती है। वॉशरूम से फ्रेश होकर वहाँ से आती हैं। आज श्रेयांशी ने बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी थी, बहुत सुंदर सी ड्रेस। उसने वाइट कलर का सलवार कुर्ता पहना हुआ था और उसके बाल बिल्कुल भीगे हुए थे। उसने एक छोटी सी ब्लैक कलर की बिंदी लगा रखी थी। श्रेयांशी को देखते ही कुनिका कहती है अरे वाह, तू तो ऐसी तैयार हुई है जैसे लगता है कि तू, अब मैं तुझे क्या बोलूँ। श्रेयांशी कहती क्यों, ये लुक बुरा लग रहा है? वैसे मैं तुम्हारे टाइप्स के तो कपड़े पहनती ही नहीं हूँ कुनिका, मैं ये छोटे छोटे वेस्टर्न टाइप्स कपड़े नहीं पहन सकती, तुम्हें तो पता है ना मैं देसी हूँ और देसी ही रहूँगी। ये सुन करके कुनिका हंसते हुए कहती हैं हाँ बाबा मुझे पता है कि तुम देसी हो और देसी ही रहोगी। चलो अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर लग रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं राघव तुम्हें। तभी कुनिका के कंधे पर मारते हुए श्रेयांशी कहती है चुप करो, वो हमारे जीजा जी हैं आज से, ठीक है, वैसे भी मैं उनकी साली हूँ तो थोड़ा बहुत फ्लर्टिंग तो बनती है। इतना कहकर दोनों हंसने लगती हैं। कुनिका कहती हैं कि ठीक है मुझे थोड़ी सी कॉफ़ी बना कर दे दे। कॉफ़ी की जगह कहती है नहीं, कॉफ़ी की जगह तुम्हें काढ़ा मिलेगा और ये है मेरा देसी काढ़ा। देसी काढ़ा अगर तुम पी लोगी ना तो तुम्हारी ये जो हालत है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और मैं तुम्हारी बेबी का और तुम्हारी सेहत का ख्याल रखते हुए ही काढ़ा बनाऊंगी, डोंट वरी। और मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, वो भी अदरक वाली, इतनी सर्दी जो है। इतना कह करके श्रेयांशी किचन में चली जाती है और वहाँ से वो बना कर ले आती है। दोनों अपनी अपनी चाय और अपने काढ़े को ख़त्म करके श्रेयांशी वहाँ से निकल पड़ती है। श्रेयांशी देखती है कि आज कोहरा बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा कोहरा था। ठंड के मारे श्रेयांशी की दांत किटकिटाए जा रहे थे, उनको कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। कुछ देर खड़े रहने के बाद उसे एक ऑटो मिलता है। वो ऑटो वाले से बोलती है कि चोपड़ास बंगलो चलिए। तो ऑटो वाला एक तरफ श्रेयांशी को देखता है, वो कहता है कहाँ मैडम? कहते चोपड़ास बंगलो और कहाँ? चलो वहाँ पे। वो की ओर जाती है। उसके बाद वो सोचती है कि यार मैं कैसे बात करूँगी, क्या बात करूँगी, तनु से मुझे कुछ कहना है। इतना कह के सोचते हुए वहाँ पहुँचती है। वहाँ वेट कर ऑटो रुक जाती है। ऑटो के रुकते ही वहाँ पर सामने बैठा वॉचमैन होता है। तो कहता है मैडम किससे मिलना है आपको इतनी सुबह सुबह? तभी वो कहती है कि मुझे तनु से मिलना है, तनु मेरी फ्रेंड है और मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ, आप उससे जाकर बोल दो। तो कहता है ठीक है आप यहीं रहिए, मैं फ़ोन कर लेता हूँ। फ़ोन करते ही उधर से आवाज़ आती है हेलो। तनु कहती है क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहे हो इतनी ठंड में? वॉचमैन कहता है अरे मैडम वो कोई आपसे कोई लड़की मिलने आई है और अपना नाम वो बता रही है कि कनिका की फ्रेंड श्रेयांशी है। कनिका का नाम सुनते ही तनु की आंखें खुल जाती हैं। वो कहती है उसकी फ्रेंड आई है, ठीक है ऐसा करो उसको अंदर भेज दो। श्रेयांशी ये बात सुन कर के कहती है ठीक है दादा अब मैं अंदर जा सकती हूँ? तो कहते हाँ हाँ बिटिया जाओ अंदर। वो जाती है। जैसे ही उसने गेट खुला और जैसे ही श्रेयांशी ने अपना पहला कदम उस बंगलो के अंदर रखा, वो बंगलो की इतनी खूबसूरती देख करके
वो हैरान रह जाती है। वो कहती हैं कि ये बंगला है या जन्नत? वाह! क्या करूँ? बहुत मजबूर हूँ मैं, वरना पता है यहीं पर अभी 10-15 सेल्फी तो एक बार में ले ही लेती मैं। कितनी सुंदर-सुंदर जगह है। वैसे मैं जो काम करने के लिए आई हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे तनु से मिलना है। वहाँ पर जो माली थे बहुत सारे काम कर रहे थे, कुछ लोग थे वहाँ पर जो नौकर आ जा रहे थे। कई लोग थे जो जिसको श्रेयांशी पहचानती भी नहीं थी। लेकिन श्रेयांशी के सामने एक बूढ़े दादाजी आए। बूढ़े दादाजी को देखकर नमस्ते करते हुए कहती हैं श्रेयांशी, नमस्ते दादाजी, वो मैं तनु की दोस्त। कितना कहती वो कहती तनु की दोस्त? बेटा मैंने तो तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तो कहती है आप तनु को बुला दीजिए ना, तनु मुझे जानती है इस बारे में। तभी वो कहती है ठीक है बुला देता हूँ, कोई बात नहीं। इतना कहते ही वो जैसे ही आवाज़ लगाते हैं वैसे तनु फटाफट आती है और मुंह के बल गिर जाती है। मुंह के बल गिरता हुआ देखकर दादाजी कहते हैं ये तो दिन भर गिरती रहती है बेटा, इसका तो काम ही है गिरना, ये दिन भर गिरती है, इसको दिन भर चोट लगती है। इतना कह के श्रेयांशी तुरंत तन्नू को उठाती है। वो कहती है ओके तुम ठीक तो हो ना? तन्नू कहती है हाँ यार ठीक हूँ मैं, क्यों क्या है ना, तुम्हारी बातें सुनकर वो जब उन्होंने बताया ना कि तुम कनिका की फ्रेंड हो, मैंने अपना चश्मा भी नहीं लगाया और मैं फटाफट भागते हुए आ गई, इसलिए मैं गिर गई। कोई बात नहीं तुम चलो मेरे कमरे में। इतना कह करके श्रेयांशी को तनु अपने कमरे में ले जाती है। तनु कमरे में पहुंचती हैं और तनु देखती है कि एक वो कमरा, इतना सुंदर कमरा जो तनु का था। श्रेयांशी खड़ी होकर सोच रही थी कि यार इतना बड़े कमरे में इतने लोग रहते हैं, हमारे यहाँ तो इतने बड़े कमरे में 10 लोग भी आ जाएं तब भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इतने बड़े कमरे में ये रहती है। उसके बाद तनु कहती है बस तुम 5 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आती हूँ, ठीक है? तनु चली जाती है फ्रेश होने के लिए और कोनिका सॉरी जो श्रेयांशी होती हैं वो बैठ करके सोचने लगती हैं कि वाह बहुत अच्छा है, इतने सारे कपड़े रखती है ये वार्डरोब बना हुआ है इसका। यही सब सोचते हुए श्रेयांशी बैठे बैठे कहती है कोई बात नहीं, आज तो मुझे यहाँ पे जो काम करने आई हूँ वो तो मुझे करना ही है। थोड़ी देर के बाद तनु फ्रेश होके आ जाती है। तनु कहती है हाँ बताओ क्या काम था तुम्हें, क्यों आई इतनी सुबह सुबह? मुझे पता है इतनी सुबह आने का कोई मतलब ज़रूर होगा। तभी तनु कहती है तुम्हें तो पता ही है ना कि कोनिका की क्या हालत है, कल रात उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तनु कहती है तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? श्रेयांशी कहती तब मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता था, कि तो मुझे कल रात ही पता चला। मुझे तो लगा कि उसका यहाँ पे कोई है ही नहीं मेरे सिवा। तब मुझे पता चला कि तुम लोग उसके कज़िन हो और यहाँ रहते हो, उसे वहाँ छोड़कर। तनु कहती अच्छा ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि क्या हुआ था उसे? श्रेयांशी कहती है हाँ वैसे भी मैं ये सब बातें यहाँ करने भी नहीं आई हूँ, बस मैं ये बताने के लिए आई हूँ कि वो 3rd मंथ प्रेग्नेंट है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसको मॉर्निंग सिकनेस होती है, वो चल भी नहीं पाती ठीक से, उसके बीपी हाई हो जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? और कौन है ये राघव जिसने उसके साथ ऐसा कुछ किया कि उसे शादी तक का भी उससे वेट नहीं हुआ? कैसे लोग हैं ये? कौन है राघव? मुझे उसके बारे में जानना है। तभी तभी तनु कहती है राघव, तुम राघव भाई की बात कर रही हो? वो कहती हैं हाँ। तो कहती है कि क्या सच में ऐसा है? क्या कनिका प्रेग्नेंट राघव भाई से हुई है? ये बात सुन कर के श्रेयांशी कहती है तुम्हें कोई शक है? एक बात सुन लो, हर माँ को पता होता है कि उसका बाप कौन है और मेरी फ्रेंड कभी झूठ नहीं बोलेगी, ठीक है? ये बात सुन के तनु कहती नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं है, मतलब राघव भाई तो इतने अच्छे हैं, वैसा कैसे कर सकते हैं, मैं बस ये सोच रही थी। तभी वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, कहाँ है राघव? तभी वो कहते हैं वो तो अपने कमरे में होंगे, वो तो हमेशा यहीं रहते हैं। अब वो जो मेरे बड़े भाई हैं ना उन्हीं के फ्रेंड हैं और राघव भाई हमेशा यहीं पर रहते हैं क्योंकि मेरे भाई जो है ना उनको कहीं जाने ही नहीं देते, ठीक है? तो अभी वो जब उठेंगे फिर मैं उनसे बात करूँगी। तो श्रेयांशी कहती है कि कितनी देर में उठेंगे और वो कब उठेंगे? मुझे उठाओ उन्हें, उनसे मुझसे बात करनी है, उनसे मिले। तभी तनु कहती है चुप रहो, अगर मम्मा जान जाएँगी ना तो पूरा घर सर पे उठा लेंगी, ठीक है? वैसे भी उनका ना कोई किसी का आना-जाना इस घर में पसंद नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर चुपचाप लेकर आई हूँ। हाँ, इसीलिए तुम्हें कनिका ने सुबह-सुबह भेजा है क्योंकि जानते हैं ना कि मॉम अभी सो रही हैं। ये बात सुनकर वो कहती हैं श्रेयांशी ठीक है, कोई बात नहीं, तो तुम जाकर के अपने राघव भाई को बता दो, यानी कि मेरे जीजा जी को, जाके बता दो कि उनकी दुल्हनिया उनसे मिलना चाहती है और फटाफट
शादी का भी इंतज़ाम बना ले। ये सुनकर तनु कहती हाँ यार, बड़ा मज़ा आएगा अगर सच में ऐसे शादी हो जाए तो। वैसे भी हमारे यहाँ बड़े भैया की जब तक शादी नहीं होगी ना, तब तक किसी की शादी हो नहीं सकती, और वो तो शादी करने से रहे, उनकी तो शादी ही नहीं हो रही। श्रेयांशी कहती कोई बात नहीं, हम तो भाई दुल्हन की बहन रहेंगे, हम तो बहुत मज़ा उड़ाएँगे। इतना कह के दोनों आपस में ही खुश हो लेती हैं। तभी बाहर से एक आवाज़ आती है, कौन है जो इतनी हँसी मज़ाक कर रहा है? इतना सुन कर के तनु चुपचाप कहती है छुप जाओ जाके कमरे में। कहती है कौन आ रहा है? कहती है दादी। दादी आती हैं। दादी उस समय आरती की थाल लेकर आती हैं। तनु आरती लेती है और कहती है किससे हंसी मजाक कर रही थी? तभी कहती कुछ नहीं दादी, बस मैंने लैपटॉप ऑन किया था। तो कहती ओहो, इतनी जल्दी सुबह सुबह आज तुम्हारी बिटिया की आंखें खुल गई? तो कहती बस ऐसे ही दादी, कुछ काम नहीं था ना, तो इसलिए मैं आज उठ गई। अच्छा, जब काम होता है तब नहीं उठती ना? आज तुमने सही बात बोली कि कोई काम नहीं था इसलिए उठ गई। इतना कह करके दादी वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद श्रेयांशी छुप कर देखती है कि दादी हैं, किनसे डरती हो तुम? तो कहती हैं हाँ, दादी भी बहुत डेंजर है, तुम्हें नहीं पता अभी। ठीक है, मैं अपने घर के बारे में हिस्ट्री में तुम्हें बाद में समझाऊंगी। पहले हम चलते हैं राघव के कमरे में, ठीक है, राघव भैया के कमरे में। राघव भैया के कमरे में तनु और श्रेयांशी धीरे धीरे उनके कमरे में पहुंचती हैं। दरवाज़ा खुलता है, अंदर राघव सोता रहता है। तभी उसके चद्दर को खींचते हुए तनु कहती है राघव भैया उठ जाइए। आपको पता है कनिका ने आपको कितने सारे फ़ोन किए, आपने एक भी बार उसका फ़ोन उठाया? ये सुनते ही राघव हकबका कर उठकर बैठ जाता है, तुरंत अपने फ़ोन चेक करने लगता है। फ़ोन चेक करते हुए कहता है कहाँ किया है? झूठ बोल रही हो, एक भी बार उसका मिस कॉल नहीं आया। सामने खड़ी श्रेयांशी को देखकर वो कहता है ये कौन है? तभी कहती यही तो है उसकी फ्रेंड, यही तो तुम्हें बताने के लिए आई है। आपने भैया बहुत गलत किया आपने कनिका के साथ। ये बात सुन कर के वो चुपचाप अपना सर नीचे कर लेता है राघव। उसके बाद कहता है आओ बैठो, तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ ना। श्रेयांशी बैठती हुई कहती है वाह जीजा जी, आप तो छुपे रुस्तम निकले। आप तो वो खिलाड़ी निकले जिन्होंने छक्का मार दिया और 3 महीने बाद पता चला कि छक्का बाउंड्री पार कर गया है। ये बात सुन कर के राघव कहते तुम क्या बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारी, तुम कैसी लैंग्वेज में बात कर रही हो? तभी कहते हैं कि ओह, वैसे मुझे आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। इतना कह कर के श्रेयांशी कहती है मैंने आपको कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है ठीक से, मैंने आपको कहीं तो देखा है। तभी तनु कहती है कि याद करना बाद में, ठीक है, पहले तुम इनसे अपनी बातें ख़त्म करो, उसके बाद जाओ यहाँ से, फिर हम लोग एक सीक्रेट मिशन पर मिलेंगे, ठीक है? इतना कह कर के श्रेयांशी कहती है अच्छा ठीक है। तो वो बताती है कि कल रात कैसे कनिका की तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब होने के साथ साथ फिर उसने सारी बातें बताई कि वो 3rd मंथ की प्रेग्नेंट है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। राघव इतना सुन के कहता है मुझे पता है वो प्रेग्नेंट है और मैं उसे ज़रूर गायनोलॉजिस्ट के पास ले चलूँगा, परेशान मत हो, जाके उससे बोल दो कि मैं आज दोपहर को उससे मिलने वाला हूँ। इतना कह कर के वो कहते हैं ठीक है अब तुम जाओ। तनु कहती है ठीक है अब तुम जाओ श्रेयांशी, हम आज बाहर कैफ़े में मिलेंगे, ठीक है? हम, राघव भैया और तुम और कनिका, ठीक है? इतना कह कर के वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही श्रेयांशी बाहर की ओर जाती हैं, वो महल जैसा घर देखकर झूमरों में कुछ देर के लिए खो जाती है। वो कहती है वाओ, ये तो सीरियल्स टाइप झूमर हैं, कितने सुंदर हैं, वाओ। इतना कहते हुए श्रेयांशी जैसे ही उस झूमर को देखती है वैसे ही जा कर के वो वहाँ पर रखे हुए एक टेबल से लड़ जाती है, टेबल से टकरा जाती है जब, तब उस टेबल पर रखा हुआ एक वॉच धड़ाम से नीचे गिर जाता है। धड़ाम से नीचे गिरते ही एक कमरे से बड़ी ही सख्त आवाज़ आती है, ए लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे तो लगा था कि कल रात के बाद तू मेरा पीछा छोड़ देगी, लेकिन तू तो यहाँ तक भी पहुँच गई। इतनी कड़क और इतनी सख्त आवाज़ सुनकर श्रेयांशी की नज़र जब खिड़की पर जाती है तो श्रेयांशी दंग रह जाती है देख कर के। तो कौन था वो? किसकी नज़र पड़ी थी श्रेयांशी पर? अब क्या होगा श्रेयांशी के साथ? क्योंकि कोई नहीं जानता था कि श्रेयांशी यहाँ क्या करने आई है। जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों जानेंगे हम इसको एपिसोड 3 में। तो आज तक की थी ये कहानी एक अनजानी सी लड़की की। अगर आप सबको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है? बाय बाय।